हाँ जी, आगे चलें। चलिए, चलिए। तो मनाकार को साकार करने वाला भाग हमने देखा। मनस्वस्थता का आशावादी का मतलब है निरंतर सुख की चाहना। निरंतर सुख का आशावादी है, निरंतर सुख की चाहना में जीता है। और प्रमाणित करने वाला कैसे मिलेगा? समाधान बराबर सुख। तो मेरा समाधानित होने का मतलब है मेरा सुखी होना। तो मानव में अपने मन में बनने वाले आकार को साकार करने की ताकत है। अपने में जो सुख की कामना है, सुख की चाहना है, उस सुख की चाहना को उपलब्ध हो जाऊं, ऐसा सामर्थ्य है, ऐसी योग्यता है। अब एक मानव सुखी हुआ है तो इसका प्रमाण क्या होगा? क्योंकि वो उसका प्रमाण को प्रस्तुत करता है, उसको ऑथेंटिकेट करता है, उसको प्रमाणित करता है कि मैं सुखी हुआ हूँ। तो मैं सुखी हूँ, इसका प्रमाण क्या है? दूसरे को भी सुखी कोशिश करेगा और वो सफल होगी, तो इसका प्रमाण होगा कि मैं सुखी हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि मानव के लिए पहला प्रमाण है कि मानव न्याय को प्रमाणित करेगा। न्याय क्या चीज है? मानव के साथ में व्यवहार होना और उसका फल उभय तृप्ति के रूप में उपलब्ध होना, म्यूचुअल फुलफिलमेंट, शिकायत मुक्त संबंध हो जाना, ये न्याय का प्रमाण है। मानव प्रकृति के साथ में जिएगा तो परिवार में समृद्धि हो जाए और प्रकृति में संतुलन सुनिश्चित हो जाए, तो प्रकृति में संतुलन न्याय का प्रमाण है। मानव के साथ न्याय का प्रमाण क्या है? उभय तृप्ति, म्यूचुअल फुलफिलमेंट, शिकायत मुक्त संबंध। और प्रकृति के साथ हम न्यायपूर्वक जिए, इसका प्रमाण क्या है? परिवार में समृद्धि सुनिश्चित हो जाए, प्रकृति में संतुलन सुनिश्चित हुआ, तो प्रकृति में संतुलन सुनिश्चित हुआ तो ये प्रकृति के साथ जीने का, न्यायपूर्वक जीने का प्रमाण है। तो इसका मतलब है कि एक मानव सुखी हुआ है, एक मानव समाधानित हुआ है, तो वो उसको प्रमाणित करेगा। तो ये कहाँ प्रमाणित करेगा? ये परिवार में प्रमाणित होता है। न्याय परिवार में प्रमाणित होता है। जब परिवार की बात कर रहे हैं तो मित्र संबंध उसमें शामिल है। क्या पता चला? तो मानव के सुखी होने का मिनिमम प्रमाण, सबसे पहला प्रमाण इस बात का है कि अपने परिवारजनों के साथ, ठीक, बहुत सारी बातें जब हम अभी के परिवेश में सुन रहे होते हैं तो हमको बहुत मुश्किल लगती है। आज के परिवारों की सारी स्थितियां कैसी हैं, आज हमारी उम्र कैसी है, परिवार के लोगों की मानसिक स्थितियां कैसी हैं, कौन शिविर में आएगा नहीं आएगा, तो ये सब देख के हमको ये सब मुश्किल लगता है कि ये सब कैसे हो सकता है।
लेकिन जब ये सारी बातें कही जा रही हैं तो ये इस अर्थ में कही जा रही हैं कि जब पूरी शिक्षा का मानवीयकरण हो जाएगा। जलाओ ना उसको, जलाओ जलाओ यार, अंधेरे में क्यों रखते हो, हाँ उजाले होने दो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब मानवीय परंपरा होगी, मानवीय शिक्षा हो जाएगी, तो हर बच्चा किसी विद्यालय में जाता ही है, हर बच्चा किसी विद्यालय में जाता ही है, तो हर बच्चे के लिए समझदारी वैसे ही उपलब्ध हो जाएगी जैसे आज हर बच्चे के लिए लिखना, पढ़ना, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, है ना। इतना ही होगा कि कुछ का परफॉर्मेंस आज भी बहुत अच्छा होता है, कुछ का परफॉर्मेंस पुअर होता है, वो तो मैन टू मैन वेरी करेगा, वो तो आज फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी वेरी करता है, समझदारी में भी वेरी करेगा, लेकिन कम से कम बेसिक तो आ ही जाएगा, और धीरे धीरे और बेहतर और बेहतर और बेहतर भी होता ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि शिविर का एक लिमिटेशन है, शिविर की एक अपनी सीमा है, और 7 दिन के लिए मिलने से और लौटने के बाद आपका परिवेश कैसा होगा, उसमें आप कैसे अपने आप को सस्टेन कर पाओगे, आप बनाए रखोगे, ये सब थोड़ा सा अभी की परिस्थितियों में प्रयासपूर्वक होने वाले काम है। तो अभी सफलता उन लोगों को मिलेगी, अभी सफलता उन परिवारों को मिलेगी जो परिवार अपने आप में अध्ययन की जगह में अपने आप को किसी भी तरह से व्यवस्थित कर पाएं। तो जब तक शिविर की बात कर रहे हैं तब तक ये सभी के लिए नहीं है, ठीक। लेकिन जब शिक्षा परंपरा में हो जाएगा तो स्वयं स्फूर्त विधि से सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन मैं सुखी हूं इस बात का प्रमाण क्या होगा? मैं सुखी हूं इस बात का प्रमाण अपने परिवार में तो न्याय परिवार में प्रमाणित होता है, मानव का मानव के साथ में तृप्तिपूर्वक संबंध, मानव का प्रकृति के साथ में संतुलन पूर्वक संबंध, तो ऐसा न्याय प्रमाणित हुआ। न्याय प्रमाणित हुआ तो उसके बाद क्या होगा? देखो, जितनी चर्चा अभी तक हमारी हुई है, तो ऐसा हम में से कितने लोगों के ध्यान में आ गया है कि जितनी बात कही गई है उसमें लॉजिकली कोई गैप नहीं है, वो अपने आप में तर्कपूर्ण है। ऐसा कितने लोगों का ध्यान चला गया? ठीक है, तर्कपूर्ण है, इसको आप मना नहीं कर सकते। हमने मानव की आवश्यकताओं की चर्चा किया, शरीर की चर्चा, शरीर की आवश्यकता, जीवन की आवश्यकता। तो इन सारी चीज़ों में ये हमको दिखाई दे गया कि यदि मानव का अध्ययन हो पाता है, मानव अपनी आवश्यकताओं को ठीक से पहचान पाता है, तो हर परिवार अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन के साथ में जी सकता है, हर परिवार सुखी हो सकता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। यदि ऐसा परिवार होगा तो क्या करेगा? कितने परिवार है जो ऐसा होना चाहते हैं कि हमारा परिवार शिकायत मुक्त हो जाए, अभाव मुक्त हो जाए? कौन नहीं चाहेगा? आप ना चाहें ऐसी आपकी हैसियत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इससे कम हम चाहें ये संभव नहीं है, बाय नेचर है। तो इसका मतलब हुआ कि फिर ऐसा परिवार क्या करेगा? जो जिसके पास है उसको बांटेगा। तो यदि एक परिवार समाधान समृद्धि के साथ में जीता है, शिकायत मुक्त अभाव मुक्त स्वरूप में जीता है, उसकी खुशहाली दूसरे परिवारों के लिए छलकेगी, और जैसा उसने जिया है वैसा दूसरे परिवारों के जीने के लिए सहयोगी होगा ही। इस स्वरूप में हम समाज का सूत्र पा जाएंगे। तो फिर कहा, सेकंड फेज में कहा कि धर्म प्रमाणित होता है। धर्म क्या चीज़ है? धर्म का मतलब है भय मुक्त समाज। भय मुक्त समाज, है ना। जब समाज की बात कर रहे हैं तो वो अखंड समाज है, अग्रवाल समाज की बात नहीं कर रहे हैं। इसका नाम धर्म है। जब न्याय के संदर्भ में धर्म की बात कर रहे हैं तो मानव धर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये मानव धर्म है। मानव धर्म का विस्तार ही समाज है। ये बात पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? नहीं पहुंच रही है, ब्लैंक दिख रहा। चलो धर्म को समझेंगे तब बात करें। तीसरा कहा कि सत्य प्रमाणित हो जाए।
तो न्याय प्रमाणित हो जाए, परिवार में न्याय प्रमाणित होता है, अखंड समाज के अर्थ में धर्म प्रमाणित होता है। सत्य प्रमाणित होने का मतलब है चारों अवस्थाओं में संतुलन प्रमाणित होना। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग मुक्त। दूसरे शब्दों में कहें तो युद्ध विहीन धरती। क्या समझ में आया? मानव की परिभाषा में क्या समझ में आया? मानव की परिभाषा में क्या समझ में आया? मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला, सुख की आशा में जीता है, सुख की आशा को पूरा करता है, तो न्याय के रूप में परिवार में प्रमाणित करता है, धर्म के रूप में समाज में प्रमाणित करता है, और सत्य के रूप में चारों अवस्थाओं में संतुलन के रूप में प्रमाणित करता है। तो एक मानव की महिमा समाधान ही परिवार में न्याय के रूप में प्रमाणित होता है, समाधान ही परिवार में समृद्धि के स्वरूप में प्रमाणित होता है। चलो एक सूत्र बोलता हूं, देखता हूं कौन एक्सप्लेन करेगा। देखा, सूत्र बोलते ही पेन चालू हो जाता है। कौन कहता है कि लोग समझना नहीं चाहते? बताओ। अक्सर ऐसा बोलते हैं ना कि लोग समझना नहीं चाहते हैं, सुनते नहीं हैं। हाँ, फालतू की बात नहीं सुनते। समाधान के बिना धरती पे एक मानव समृद्ध हो नहीं सकता। समाधान के बिना एक मानव समृद्ध हो नहीं सकता। बोलो, कौन समझाएगा? कितने लोगों को लगता है मैं समझा सकता हूं? हाथ उठाइए। भीलवाड़ा को दो। आप नहीं, आप तो पुराने टीचर। भीलवाड़ा में यंग बच्चों को दो। जब तक मानव को समाधान नहीं मिलेगा, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं मिलेगा, तो उसको सुख नहीं मिलेगा। तो इसमें ये बता रखा। हाँ की बात हो। अच्छा चलो बोलो बोलो, हो सकता है आगे आएगा। मतलब इसमें ये बोला कि समाधान के बिना एक मानव समृद्ध नहीं हो सकता। और हाँ। हमने समृद्ध की डेफिनेशन ये समझी थी कि जो सुविधाओं हो, जो रोटी कपड़ा मकान, इनको बैलेंस करके चले, प्लस उसके जीवन में परमानेंट एक सुख हो। ये हमने समृद्ध समझा था। तो यहाँ पे एक चीज़ भी कि अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, तो आदमी सुखी रहेगा। सॉरी, कोई बात नहीं, अच्छा है, और अच्छा बोलने की ज़रूरत है। सर कोशिश करूँगी ना। वही कर सकते हैं। जी सर। सर समाधान के बिना एक मानव समृद्ध नहीं हो सकता। मतलब सबसे पहले हमने सीखा मानव की परिभाषा में कि मन स्वस्थता उसका तरीका है। तो मन स्वस्थता मतलब कि निरंतर सुख मतलब समाधान के साथ हम रह रहे हैं। और जब तक समाधानित नहीं होंगे तब तक हम न्याय जो है उसको नहीं प्रमाणित कर सकते हैं, ना तो परिवार में, ना ही प्रकृति के साथ ऐसा करके। तो मतलब परिवार में ही एक तरीके से समृद्धि
लाई जा सकती है जब हम समाधान के साथ हों। नहीं, नहीं, यंग लोगों से पूछना है। हाँ जी, और यंग लोगों में से कौन बोलेगा? समाधान के बिना मानव समृद्ध नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है, समाधान जैसे सल्यूशन की बात नहीं कर रहे हम, समाधान को समझ के हिसाब से लिया था हमने। गई भैंस। ओके। नमस्ते भैया। जैसा कि हमने जाना कि समाधान बराबर सुख, और एक मानव की चाह है कि वो सुखी रहे, तो और समृद्धि की ये थी कि परिवार में जब वो सुखपूर्वक माहौल होगा तो वो परिवार समृद्धि, यानी उस मानव के लिए वो समृद्धि होगी कि उसका परिवार सुखी है। तो जब मानव सुखी है समाधान के साथ में, समाधानित होकर के जब वो सुखी होगा, उसका परिवार सुखी होगा, और परिवार से मिलकर के समाज सुखी होगा, अखंड समाज। तो ऐसे में वो सत्य को, धर्म को और न्याय को। सर भैया, हाँ जी, इंसान हमेशा प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देता है हमेशा, और अगर वो सॉल्यूशन को ढूंढे यानी कि समाधान पे आ जाए, तो अगर वो उस पर फोकस करने लगेगा तो प्रॉब्लम्स तो कहीं पीछे रह जाती हैं। गई। वाह रे। सर जैसे बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं, सब लोग है, एलॉन मस्क या कोई भी है, जो हर तरह की भौतिक सुविधाओं से भी संपन्न है, पर कभी भी जब तक उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, भले ही कितना पैसा आ रहा हो, सब फिल्टरिंग चल रही हो ना, वो अपने आप में पूर्ण महसूस कर पाते अपने आप को, ना ही जो लोग देख रहे होते हैं उनको आइडियलाइज कर रहे होते हैं वो भी। जब समाधान उनके पास आ जाता है तब वो भी अप्रिशिएट कर पाते हैं उनके पास जो था। समाधान के बिना एक व्यक्ति समृद्ध हो नहीं सकता। तो लाइन बहुत क्लियर है। तब तक नहीं हो गया। हाँ जी, और कोई? हाँ सर। बोलिए बोलिए। सर समस्या यानी अभाव है कहीं ना कहीं, सारी समस्या का अभाव है, भौतिक वस्तुओं का अभाव है, और कहीं कहीं तो परिस्थितियाँ ऐसी मुश्किल है कि जिंदा रहना भी मुश्किल हो रहा है, और कहीं कहीं इतना ज़्यादा है कि यही पता नहीं है कि कितना पड़ा है। बिल्कुल। तो वो भी समृद्धि नहीं है। हाँ, तो ज़्यादातर जो समस्या है वो अभाव के कारण है, और ज़्यादातर जो जिन लोगों ने संग्रह किया है उनकी वजह से बहुत सारा अभाव है। हाँ, तो या तो एक जस्टिस सिस्टम हो जाए फटाफट कि हम पूरी रशियन कैपिटल जो रही थी वो, लेकिन वो अब हो नहीं सकता, भी नहीं होगा। तो इसका सर एक यही है कि जो हम जितना अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है, हमारा डेवलपमेंट वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। गई। मैं लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज समृद्धि फर्स्ट, कि समृद्धि का मतलब ये नहीं है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिया। समृद्धि का मतलब ये है कि हमने उसका अनुकूल उपयोग किया या नहीं किया, वापस धरती को कुछ दिया या नहीं दिया। गई। सर अब मैं जाऊं वो सोच रहा हूँ। सर मैं आए? हाँ। समाधान के बिना धरती पे एक मानव समृद्ध हो नहीं सकता, तो वो एक मानव मैं हूँ, और अगर मेरे पास समस्या का समाधान नहीं है और अगर मैं उसे सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ तो मैं समृद्ध नहीं हो पाऊँगी, यानी कि मैं जिंदा रहने से जीने की राह पार मतलब जी नहीं पाऊँगी। गई। तो ये तो हो रहा। समृद्धि का अर्थ है कि पर्यावरण और मानव के साथ संतुलन बनाकर रखना। अगर जो मानव जो आगे जो स्केच बना हुआ है कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, इन सभी में सिर्फ ज्ञान अवस्था में जो मानव है उसने पर्यावरण के साथ या नेचर के साथ संतुलन बनाकर नहीं रखा हुआ है, और इसीलिए वो समृद्ध नहीं है। यदि हम संतुलन बना के रखेंगे तो समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सर मैं बोलूं? अब सर तो कोई तो बोल दो। सर आपने मानव की डेफिनेशन में दो चीज़ें बताई है, मनाकार को साकार करने वाला। तो हमने जितने भी एलॉन मस्क या जितने भी लोग हैं वो मनाकार को साकार करने के अपडेशन पर हैं, बट मन स्वस्थता की बात यहाँ पर पिछले 5 दिन से हो रही है। तो मेरे अनुसार जो ये चीज़ें आपने 6 चीज़ें बताई है
आहार, आवास, अलंकार, दूरदर्शन, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी हैं और इसको बढ़ाने में लगे हुए भी हैं। पर मन स्वस्थ वाली जो चीज़ है, न्याय, धर्म और सत्य, शायद अगर हम इसको पाले तो ये समाधान है, और इसके बिना धरती का एक भी व्यक्ति समाधानित या सुखी नहीं हो सकता। गई सर भैया नमस्कार। समृद्धि का मतलब है आवश्यकता से अधिक होने का भाव। हाँ जी नमस्कार। बोल नहीं सकते तो सुन तो सकते हो। हाँ जी। समृद्धि का मतलब है आवश्यकता से अधिक होने का भाव। तो वो भाव मेरे अंदर तभी आएगा जब मैं समाधानित रहूंगा। समाधानित से क्या मतलब है? समाधान का मतलब मेरे पास सारा अस्तित्व दर्शन है, सब चीज़ की जानकारी, ज्ञान ही समाधान है। तो गई सर हमने समझा था कि समृद्धि का मतलब होता है अभाव का अभाव होने की भावना, और समाधान का मतलब होता है कि मैं अपने आप को एक शरीर नहीं मान के, मतलब जिंदा रहने के स्तर से उठकर जीने के स्तर पर रहूं। अगर मैं जिंदा रहने के स्तर पर ही रहूँगा तो मुझे और अधिक की चाहना रहेगी हमेशा कि मुझे और चाहिए, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा और मुझे अभाव की भावना कभी फील ही नहीं होगी। तो जब तक मुझे निरंतर सुख नहीं प्राप्त होगा, मुझे समाधान नहीं मिल जाता, तो मुझे कभी ये नहीं होगा कि मेरी आवश्यकताएं कंप्लीट हो चुकी है, मुझे और की चाहत नहीं है, क्योंकि मुझे जो ज़रूरत है जीने के लिए वो मुझे प्राप्त हो चुका है। तो अगर वो भावना नहीं होगी तो मैं हमेशा शरीर के स्तर पर काम करता रहूँगा और कभी समाधान प्राप्त नहीं होगा, निरंतर सुख कभी मिल नहीं सकता। तो जब मैं जीने के स्तर पर आऊँगा, मतलब समाधान प्राप्ति हो जाएगी, तो मुझे अपनी आवश्यकताएँ पता है और मैं अभाव वो समृद्धि को प्राप्त कर जाऊंगा। सिंह दिखाई दे रहा है। क्यों बेस तो बची। सर आपने मतलब सारी समझा दिया था कि स्वीकृति है तो समाधान है, समाधान है तो सुख है, और सुख है तो समृद्धि है। तो इस सेंस में आपके ऊपर समाधान और सुख हावी हो गया, उसको मतलब भाषा के रूप में आ गया है, लेकिन जितना क्लियरली बारीक तार पकड़ना चाहिए थोड़ा सा पकड़ा है। लेकिन हाँ जी, समाधान का मतलब है निरंतर सुख, और निरंतर सुख तभी मिलेगा जब हमको पता होगा क्यों जीना है, कैसे जीना है। वो तो ठीक है। जिस व्यक्ति को पता है क्यों जीना है, कैसे जीना है, वही समृद्ध हो सकता है। बड़ा वाला घेरा खींच देते हो जी। बारीक। हाँ जी, हो गया। हाँ जी नमस्कार। सर ट्राई। हाँ जी, हाँ जी नमस्कार सर। हाँ जी। जब एक मानस परिवार के साथ न्यायपूर्वक जिएगा, समाज में धर्म के साथ जिएगा तो भयमुक्त होगा, और प्रकृति के साथ सत्य के साथ जिएगा तो प्रकृति में संतुलन होगा, और ये सब पाने के बाद अपने परिवार में गिला शिकवा शिकायत मुक्त हो जाएगा परिवार, अभाव का भाव नहीं बचेगा, तो उसको समाधान मिलेगा और उसी समाधान से वो सुख को प्राप्त करेगा। समृद्धि की पूछ रहा था मैं तो। हाँ, तो एक गिला शिकवा शिकायत मुक्त परिवार होगा तभी समृद्धि होगी परिवार में। है, आपसे तो उम्मीद थी। हाँ जी। हेलो, ट्राई कर सकती हूँ। समस्या है अभाव की, तो जब अभाव का भाव ही मेरे मन से खत्म होगा तो अभाव का अभाव कैसे होगा? जब मुझे पता चलेगा कि मेरी जिंदा रहने की आवश्यकता और जीने की आवश्यकता क्या अलग है, और मैं जीने की आवश्यकता में ज़्यादा टाइम ना मैं जीने की आवश्यकता पे ध्यान ना देके मैं जीने की आवश्यकता पे जब ध्यान दूंगी तो अभाव का भाव खत्म होगा। तो जिंदा रहने की आवश्यकता पे ध्यान दूंगा ही नहीं। और मेरी आवश्यकताएं जब सीमित होगी, जिंदा रहने की आवश्यकताएं जब सीमित होगी तो अपने आप मेरा ध्यान जीने की आवश्यकता पे चला जाएगा, और मैं ज्ञान लेने के लिए कार्य करूंगी, और तब मेरा अभाव का भाव है जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर मेरा अभाव का भाव खत्म हो जाता है या कम हो जाता है तो मेरा ध्यान फिर संबंधों पे जाएगा और मेरे संबंध ठीक होने लगेंगे। अगर संबंध ठीक होने लगेंगे तो अपने आप मेरे मन में समृद्धि की भावना आ जाएगी, और मुझे वो सुख निरंतर रहने की मैं कोशिश करूँगी, और वो मेरे अंदर जब आ जाएगा तो वो मेरे परिवार में उतर जाएगा,
और धीरे धीरे परिवार से समाज और समाज से बड़ा दायरा होता जाएगा और फिर एक मानव से को जब भी समाधान मिल जाएगा तो वो धीरे धीरे मानव और उसके साथ साथ उसका परिवार और उसका वो संपूर्ण चराचर समृद्धि की तरफ जाएगा। बढ़िया बढ़िया। शर्मा जी, आपसे ही कुछ उम्मीद करें। समाधान के बिना एक मानव समृद्ध हो नहीं सकता। जी, समाधान का मतलब है निरंतर सुख। मैं संज्ञानशीलता में जो भी कर रहा हूँ और जीने के अर्थ में संज्ञानशीलता में जब मैं करता हूँ तो निरंतर सुख जो है वो मुझे मिलता है और मुझे अपने आप में विश्वास पूर्वक मैं जी पाता हूँ, जिससे मैं अपने परिवार के साथ हूँ तो परिवार में जब मैं प्रमाणित होता हूँ तो मेरा परिवार जब शिकायत मुक्त अभाव मुक्त होता है। कैसे तो, होता है वही तो समझना है। अभाव मुक्त कैसे होऊंगा? जब पूरा परिवार श्रम पूर्वक, मानव जब श्रम पूर्वक समृद्धि प्रकृति मानव के बीच में व्यवहार करके और शेष प्रकृति के साथ श्रम पूर्वक जो समृद्धि का भाव आता है और मानव के बीच में व्यवहार करने से जो शिकायत मुक्त होता है, जिसकी वजह से न्याय परिवार में न्याय प्रमाणित होता है। भैया, इस तरह के परिवार जब वो तो ठीक है समाज में जो होता है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। जब समाधान के बिना समाधान नहीं होगा तो समाधान के बिना सामान में सम्मान होगा मेरा और सुविधा में सुख होगा तो मेरी आवश्यकता असीमित होगी, वो भौतिक मेरी आवश्यकता असीम होगी। हाँ, जब समाधान नहीं होगा तो मेरी आवश्यकता असीमित होगी और आवश्यकता असीमित होगी तो निरंतर सुख नहीं होगा और निरंतर सुख नहीं होगा तो परिवार में न्याय प्रमाणित नहीं होगा, समाज में भय होगा और चारों अवस्था में संतुलन नहीं होगा और ये नहीं होगा तो असीमित आवश्यकताओं से कोई भी व्यक्ति कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता। भैया, समृद्धि का मतलब एक पहले समझा था साधन संपन्न सुखी उदार, क्या यही है समृद्धि का मतलब? तो साधन संपन्न का तो भाव आएगा समाधान से, है ना, कि जितने भी साधन हैं वो समझ के कि साधन संपन्न कि मेरे पास जो है वो आवश्यकता से अधिक है और ये प्रकृति पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूँ, ये सब समझ के सुखी भी मैं तभी होंगी, साधन संपन्न होंगी, सुखी होंगी। अगर कुछ चीज़ में असंतुलन है भी मतलब तो मेरे पास समाधान है, उदार मल्टीप्लाई करने के कॉन्टेक्स्ट में आ जाऊंगी तो ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, देखो आप लोग छू रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं छू रहे हो, लेकिन जितनी बात 2 लाइन की है उसको बहुत गोल, मतलब जो जहाँ उंगली रखनी है वहाँ उंगली नहीं आ रही है। हाँ जी, लास्ट 2 हैं, समाधान क्या है और समृद्धि क्या है। समृद्धि का समाधान के बिना मानव समृद्ध नहीं हो सकता, इतना समझना है। बिल्कुल। समाधान ये है कि जीवन जीने के स्तर पर, जिंदा रहने के स्तर पर, दोनों स्तरों पर आवश्यकताएं और उनका समाधान हमारे पास संपूर्ण हो तो हम समृद्धि का भाव, समृद्ध तो हम हैं ही, ये तो सिद्ध हो चुका है नेचर के लेवल पे, और दूसरे लेवल पे हम लोग समृद्ध तो है ही, ये तो सिद्ध हो चुका है। तो वहाँ तो समृद्धि है ही, बस उसको समाधान पूर्वक अपने जीवन में दोनों बैलेंस करके जीने के स्तर पर और जिंदा रहने के स्तर पर उसको बैलेंस करेंगे तो वो समाधान होगा और उससे मानव जब फिर जो भयमुक्त समाज और परिवार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपने ठीक है, भाषा तो पर्याप्त आ गई है, भाषा में कोई कमी नहीं है। इसका मतलब भाषा तो आपने पकड़ ली, भाव भी पकड़ा है, लेकिन मैं बोलूं बोलो बैठ के ही बोलो। एक्चुअली अभी तक जो समझ में आया कि समाधान अभी जो ज़िंदगी है वो उसमें प्रॉब्लम्स तो आएगी ही, मतलब प्रॉब्लम्स का नाम वही जो मतलब हमारे पास समाधान नहीं है। अगर हमारे और समाधान का मतलब अगर समझ से निकले
तो समाधान का मतलब समझ, और समृद्धि का मतलब मैं अपनी भौतिक आवश्यकता और भावनात्मक आवश्यकता दोनों को पूरा कर पा रही हूँ। और भौतिक आवश्यकता को तो मैं पूरी कर लूँगी, बट भावनात्मक जो आवश्यकता है, लाइक मेरे परिवार में संबंध कैसे पूरे होंगे और मैं खुद को खुशी रख पाऊँ या सुख रख पाऊँ, उसके लिए मुझ में समझ होना बहुत ज़रूरी है। और समझ का मतलब ही मैंने समाधान से समझा है। काफ़ी नज़दीक आ गए। देखिए क्या बात बोल रहे थे कि समाधान के बिना एक व्यक्ति समृद्ध हो नहीं सकता। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि समाधान पूर्वक, समाधान का मतलब इतना ही है कि मानव जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है। जीवन की आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है। तो जब मैं समाधान की रोशनी में ये पहचान पाता हूँ कि शरीर की आवश्यकता ये निश्चित है, शरीर की आवश्यकता पहचानने के आधार पर और मानव की उत्पादन की क्षमता को पहचानने के आधार पर ये पाता हूँ कि ये इससे मुक्त हुआ जा सकता है। तो अपने कहने में जो मूल बात है, जब समाधान का मतलब है कि हर आयाम में समाधान, तो मेरे सुखी होने के लिए समाधान एक बात है, मेरे समृद्धि होने की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसके लिए समाधान का मतलब है कि मेरी आवश्यकताओं की पहचान, और मेरी आवश्यकताओं की पहचान की परिवार की आवश्यकताओं की पहचान। ये भी एक समझने की बात है कि आवश्यकता व्यक्ति के रूप में परिभाषित नहीं हो सकती है, आवश्यकता परिवार के स्वरूप में परिभाषित होती। यदि एक परिवार अपने आप में अपनी आवश्यकताओं की पहचान के लिए अपने आप को योग्य पाता है और परिवार उसको श्रम पूर्वक या जो भी काम करता है उस तरह से आवश्यकता से अधिक साधन को उपलब्ध होता है, तो मुख्य बात क्या निकली कि समाधान के बिना आवश्यकता की पहचान नहीं हो सकती। कोर यहां पे है, जब तक आवश्यकता का निर्धारण नहीं है तब तक कितना कमाना है ये कैसे निकलेगा। तो आवश्यकता की पहचान समाधान की रोशनी में निकल के आया कि शरीर की आवश्यकता अलग है, मेरी आवश्यकता अलग है। और शरीर की आवश्यकता किस बात के लिए है? जिंदा रहने के लिए शरीर की आवश्यकता है, शरीर को गति प्रदान करने के लिए साधन की आवश्यकता है। गति क्यों प्रदान करना है? क्या सबको हेलीकॉप्टर की जरूरत है? हेलीकॉप्टर आने जाने के लिए अच्छा साधन है। क्या सबको हेलीकॉप्टर की जरूरत है? इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए आहार, आवास, अलंकार, जिंदा रहने की आवश्यकता सभी की समान रूप से है। जिंदा रहने की आवश्यकता सभी की समान है, इसमें कोई भेद नहीं है। सभी जिंदा रहें इस बात की आवश्यकता है कि नहीं है? है। लेकिन शरीर को गति प्रदान करने की आवश्यकता आपकी भूमिका के अनुसार है। शरीर को गति प्रदान करने की आवश्यकता आपकी भूमिका के अनुसार है। मेरे पास कॉलर माइक क्यों है, आपके पास क्यों नहीं है? तो मेरी आवश्यकता ऐसी है कि मेरे को लगातार बोलना है, आपकी आवश्यकता ऐसी है कि जब आप बोलेंगे आपके पास माइक पहुंच जाएगा। तो संसाधन, तो शरीर की गति बढ़ाने की आवश्यकता है ना, वो मेरी भूमिका के अनुसार है। तो किसी की भूमिका ऐसी है कि वो खेत में है तो हो सकता है उसको ट्रैक्टर की आवश्यकता हो। हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि मान लो रोज 200 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो हो सकता है आपको कार की आवश्यकता हो। तो हर व्यक्ति को शरीर की गति कितनी बढ़ाना है और क्यों बढ़ाना है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसकी भूमिका क्या है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मेरे पास समाधान है, समाधान का मतलब है कि मानव लक्ष्य। मानव लक्ष्य का मतलब, मानव लक्ष्य याद है कि नहीं? नहीं याद होगा क्योंकि बार बार आया नहीं। मानव लक्ष्य कितने लोगों को याद है? सबका मानव लक्ष्य एक है कि सबका मानव लक्ष्य अलग अलग है? तो सबका मानव लक्ष्य, सबके लिए मानव लक्ष्य एक है। मानव लक्ष्य का मतलब है सभी मानव समाधानित हो जाए, सभी परिवार समृद्ध हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो। इससे ज़्यादा, इससे कम में। तो ये हम सभी के लिए मानव लक्ष्य एक है।
इस मानव लक्ष्य के लिए मेरी भूमिका क्या होगी? तो कोई इसमें शिक्षा का काम करेगा, कोई स्वास्थ्य के अर्थ में काम करेगा ज़्यादा, कोई उत्पादन के अर्थ में काम करेगा ज़्यादा, कोई खेत में उत्पादन करेगा तो कोई फैक्ट्री में उत्पादन करेगा, लेकिन फाइनली सभी क्या कर रहे हैं? सभी मानव लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं कि सभी मानव समझदार हो जाएं, सभी परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाएं। तो इस रूप में ये समझ में आएगा कि जब तक मानव को लक्ष्य की रोशनी में अपनी भूमिका की क्लैरिटी नहीं होगी, बात पहुंच रही? जब तक लक्ष्य के अर्थ में मानव को अपनी भूमिका की क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक उसको कितने साधन की जरूरत है ये पता ही नहीं है। जब तक मेरे को ये मेरी भौतिक आवश्यकताएं, जिंदा रहने के अर्थ में मेरी आवश्यकताएं, अब मेरे को जिंदा रहने के अर्थ में रहना है मसूरी में, मान लीजिए गंगोत्री में, तो वहाँ जिंदा रहने की आवश्यकता अलग तरह की हो जाती है। अब मेरे को राजस्थान में रहना है तो आवश्यकता अलग तरह की भी हो सकती है। तो इसका मतलब है एक, और मेरे शरीर की अवस्था कैसी है, तो शरीर की अवस्था अनुसार भी आवश्यकताएं बदल सकती हैं। अब मेरे को डायबिटिक है तो आसपास कोई मेरे को लगेगा कि हेल्थ की फैसिलिटी भी हो। तो इसका मतलब है कि इस ज्ञान की रोशनी में, मानव लक्ष्य की रोशनी में एक व्यक्ति अपनी भूमिका को पहचानता है, अपनी भौतिक आवश्यकता को पहचानता है, अपनी भावनात्मक आवश्यकता को पहचानता है। मेरी भावनात्मक आवश्यकता समझने से पूरा होती है, लेकिन उस ज्ञान की रोशनी में मैं अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पहचानता हूँ और उन भौतिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा करूँगा उसका रास्ता मुझको दिखाई देता है, तो मैं अभाव से मुक्त हो सकता हूँ। तो इस लाइन में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? समाधान के बिना एक मानव समृद्ध नहीं हो सकता। तो समाधान की रोशनी में आवश्यकता की पहचान, समाधान की रोशनी में समाधान की रोशनी में परिवार की आवश्यकता की पहचान, और परिवार के पास वो स्किल उपलब्ध हो। परिवार के पास कोई स्किल ही नहीं है, तो परिवार के पास क्या वो स्किल उपलब्ध है जिसके थ्रू वो उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है? बात पहुंची? तो इसमें स्किल की बात भी आ गई। तो ज्ञान की रोशनी में आवश्यकता की पहचान और स्किल पूर्वक आवश्यकता से अधिक उत्पादन की भाग, तो अपना अभाव से मुक्त हुए। बढ़िया, गैप समझ में आ गया? आपकी भाषा में क्या आ रहा है? बस समाधान हो जाएगा तो समृद्धि हो जाएगी, है ना? वो बात ठीक है, लेकिन समाधान को हमको क्लियरली हर जगह तक वहाँ तक पहुँचाना होगा जहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं। तो सर मॉडर्न ज़माने में अगर एक लाइन में इसको बोलें कि अगर आवश्यकता की जानकारी हो गई, आवश्यकता का सदुपयोग करना ही, आवश्यकता की जानकारी, स्किल पूर्वक आवश्यकता को पाने का जुगाड़, बस उससे सब सही हो जाएगा। हाँ हाँ, लक्ष्य की क्लैरिटी हो और मीन्स की क्लैरिटी हो और उसकी योग्यता अपने पास हो, तो क्लासरूम में बैठ के समझने से समृद्धि आएगा। क्लासरूम में बैठ के समझने से ये हो सकता है कि हाँ, मेरी आवश्यकताओं की पहचान हो पा रही है। अब मैं सामान से सम्मान की तलाश में नहीं हूँ, सुविधा से सुख की तलाश में नहीं हूँ, लेकिन सुविधा आएगी कहाँ से? उसके लिए मेरे पास स्किल क्या है, कैसे मैं उसको पैदा करूँगा, उसके लिए मेरी योग्यता क्या है। तो मूल में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज्ञान की रोशनी में आवश्यकता की पहचान, ये मुख्य चीज है। आवश्यकता की पहचान हमारी नहीं हो रही है। अभी हमारी आवश्यकता हम तय कर रहे हैं कि पड़ोसी तय कर रहा है। तो आवश्यकता की पहचान ज्ञान की रोशनी में हो जाए तो ये बाहर का जो दबाव था इससे मुक्ति मिल जाए, और मेरे पास क्या स्किल हो कि मैं उस आवश्यकता, उस स्किल के माध्यम से, मान लो आप आर्किटेक्चर का काम करते हो, कोई इंजीनियरिंग का काम करता है, कोई एग्रीकल्चर का काम करता है, तो उसको स्किल्स हैं हमारे पास। ये स्किल्स एक दिन में नहीं आई हैं, इसके लिए हमने कोई मेहनत किया है। हाँ जी, हो गया? आगे चले।
तो स्किल की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही? तो केवल समझने से ही काम चल जाएगा ऐसा नहीं कह रहे हैं। स्किल हमारे पास शानदार हो। अभी हमारा ज़िंदगी, हमारा एजुकेशन में लगभग टाइम पास ज़्यादा है, हमारे हाथ में ना कोई स्किल है ना समझ है, इसलिए परेशान है। हाँ जी, बोलो क्या बोल रहे हैं? मैं एक सिनेरियो इमेजिन कर रहा था मेरे दिमाग में कि मान लो अब हम ये स्टार्ट कर देते हैं, जैसे खेत है हमारे पास, 10 बीघा खेत है और मेरे परिवार की ज़रूरत जो है वो 4 बोरी अनाज है। अब 4 बोरी अनाज कैसे हो जाएगी? कहीं आओगे जाओगे, अपने बच्चों को शिक्षा दोगे, उनको स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था करोगे, समाज में कोई लेन देन करोगे। वही तो वो सिनेरियो जो है मैं आपको पूरा बताना चाह रहा हूँ कि 4 बोरी अनाज परिवार चलाने के लिए जरूरी है, जिंदा रहने के लिए। हाँ, फिर उसका वस्तु विनिमय स्टार्ट कर दिया जाए, पैसा लेने की बजाय मार्केट में उसको बेचा ना जाए। आप दिल्ली जाओगे तो एक बोरा सर पे रख के लेके जाओगे, टीटी को आधा बोरा दे दोगे। जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ। तो क्यों ऐसा काम करना? अपनी जिंदगी आसान करना चाहते हैं कि मुश्किल करना चाहते हैं? आसान करने से तो साधनों का कंजप्शन ज्यादा होगा ना। समझ होने से साधनों का कंजम्पशन ठीक होगा। तो मान लो अगर मुझे कार लेके कहीं जाना है और मुझे पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैं यूज कर सकता हूँ, तो वो भी एक समझ है। देखो सारी कहानी इतनी है, दुनिया में ग्रीन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सब तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, लॉबीज़ अलग अलग हैं, फर्टिलाइज़र लॉबी अलग है ना, पेट्रोलियम लॉबी अलग है। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है कि समाज के लोग अपना आत्मनिर्भर हो सकें, ये लॉबीज़ नहीं चाहती हैं, क्योंकि इनका प्रॉफिट क्या होगा। यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत हो गया तो कार कैसे बिकेगी? तो जब तक सबको सद्बुद्धि नहीं आएगी तब तक सबके लिए जीने की जगह नहीं बनती। तो मतलब अगर एक आदमी इनिशिएट करेगा तो वो दुखी रहेगा? नहीं, एक आदमी इनिशिएट करेगा तो उससे कोई रास्ता बनेगा, 10 आदमी इनिशिएट करेंगे और बेहतर रास्ता बनेगा, 1000 इनिशिएट करेंगे और बेहतर रास्ता बनेगा, 1 लाख इनिशिएट करेंगे, सबका कल्याण हो जाएगा। शुरू में तो सफर दुख का ही है सर। अरे वो हिम्मत वाले लोग होते हैं, उनको पायनियर होने का मौका मिलता है। थैंक यू। लेकिन सर जो इनने वस्तु विनिमय की बात कही, वो गांव में कुछ अभी भी है गांव में। वो ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जो लोग तो इसका मतलब है कि हम दुनिया को 18वीं शताब्दी में नहीं लेके जा रहे हैं। हो सकता है उसके लिए कोई दूसरे विकल्प होंगे। करेंसी के अपने प्रॉब्लम है, मैं इसको सभा में चर्चा करना एक दूसरे की जरूरत है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, उनके पास खेती नहीं है, वो ठीक है, एक गांव की सीमा में हम कर ही सकते हैं। उनको अनाज की जरूरत है तो वो अनाज के बदले में बर्तन, वो ठीक है, वो सब पहले होता ही था। चलो। हेलो हेलो। हाँ, कहाँ हो? हाँ इधर भैया। हाँ, नमस्कार श्री राम जी। नमस्कार। आपने जो क्वेश्चन किया था अभी, हाँ, मैं उसके बारे में थोड़ा शेयर कर देता हूँ। हाँ। आपने कहा कि कोई समाधान के बगैर कोई समर्थ नहीं हो सकता एक आदमी में। सही में तो क्या है कि अभी तक ये समाधान क्या है इसी पे झंझट है कि जनरली मैं जो समझा हूँ ये कि भाई कोई समस्या का समाधान जनरली ये समझ पा रहे हैं, तो समाधान थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। और मैं जो समझा हूँ वो ये समझा हूँ कि भाई जो ज्ञान की प्राप्ति है या जो समझ हो जाएगी तब आदमी समाधानित हो जाएगा। और जब आदमी समाधानित हो जाएगा तो तब वो अपनी आवश्यकताएं, शरीर की और मन की जो भी आवश्यकताएं, उनको पहचान पाएगा और उनका निर्धारण कर पाएगा। और जब वो निर्धारण कर पाएगा तब उसके अकॉर्डिंग अपने परिवार में जो भी वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, अपनी समझ के हिसाब से उनको मैनेज कर पाएगा। और उसमें जो जब पैदा होगा तो आवश्यकता कितनी है और पैदा कितना हुआ, उसका जो डिफरेंस होगा उसको भी वो समझ पाएगा ये अपनी आवश्यकता से अधिक है, और जो आवश्यकता से अधिक है वही समृद्धि है और वो समृद्धि का भाव है। मैं इतना समझता हूँ। धन्यवाद। बढ़िया। कहाँ पहुँचे? मानव की परिभाषा हुई। तो मानव की परिभाषा के बारे में हमने देखा। अभी हम कितना जी रहे मानव की परिभाषा में से? अभी हम मानव की परिभाषा में से कितना जी रहे? अभी हम मानव की परिभाषा में से इतना पार्ट खाली है।
क्या जी रहे? सुविधा वाले पार्ट को जीने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी कहा कि जिंदा रहने के अर्थ में है, तो एक तो ये क्लैरिटी बन गई। अब यदि ये सारी बात हमने सुन ली तो अब मानव की परिभाषा क्या देंगे? हम क्यों एक छत के नीचे हैं? हम अपने घरों में साथ साथ रहते हैं कि साथ साथ जीते हैं? रहते हैं। जीने की आरजू में जिंदा है। ठीक, एक घर में एक छत के नीचे साथ में रह के क्या करें? क्यों हम साथ में रह रहे हैं? जैसे पशु साथ में क्यों रहते हैं? पशु साथ में क्यों रहते हैं? भय, भोजन, प्रजनन। हम लोग क्या कर रहे हैं अपने घरों में? कदरदान तो आप ही हो। हाँ, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, परिवार मानव लग रहे हैं। हाँ जी, कहाँ पहुँचे? तो हम लंदन में रहें, अमेरिका में रहें, रिसर्च करें, कुछ भी करें, फाइनली कर क्या रहे हैं? भय, भोजन, प्रजनन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी को कहा एनिमल कॉन्शियसनेस। ये पशु के लिए ठीक है, मानव के लिए पर्याप्त नहीं है। हम साथ साथ क्यों रहें एक घर में? ज्ञान के अर्थ में। ज्ञान हुआ है, इसका प्रमाण क्या होगा? न्यायपूर्वक जी पाएंगे। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है। मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है। ऐसी इकाई जो न्यायपूर्वक जीने के लिए सामाजिक हुआ है, खाने पीने के लिए नहीं है। बाकी को समझ में नहीं आया, कहाँ से बजाएं? समझ में आए तब ना बजाएं, और बजाने से थोड़ी समझ में आ जाता है। समझाओ क्या हुआ? समझाओ समझाओ, माइक लो। मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है, इसको कौन समझाएगा? मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है, इसका क्या मतलब हुआ? देख रहे हो हाल? या तो ऐसा लगता है कि शिविर में आपके समझने का सैचुरेशन आ गया है, तो बंद कर दें, 2 दिन घूम घाम लो, भीलवाड़ा, राजसमंद। आपने अभी जैसे बोला मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है, तो न्याय का मतलब मानव मानव संबंध में उपतृप्ति और मानव प्रकृति में समृद्धि और संतुलन। तो ये तो हुआ न्यायिक। और समाज में अभय, अभय के साथ जीना, ये भय का अभाव। ये जितना पहली बार में बोल दिया, बेसिकली न्याय का मल्टीप्लाई होना ही सामाजिकता है। सामाजिक है भाई। सारे परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होके जी लिए या समाधान समृद्धि को जी लिए, तो और कुछ नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो बेसिकली मानव के लिए इतना ही बोल रहे हैं कि यदि जीने में आएगा तो न्याय ही जीने में आएगा, फिर चाहे एक परिवार में आए कि 1 लाख परिवार में आए। हाँ, वो समाज बनेगा, वही समाज है। तो मानव न्याय के अर्थ में सामाजिक हुआ है का मतलब है कि न्यायपूर्वक जीने की योग्यता को पाने के लिए, न्यायपूर्वक जीने की योग्यता को प्रमाणित करने के लिए हम परिवार में इकट्ठा हुए हैं। और ये आवश्यकता यदि एक परिवार से पूरी नहीं होती है तो किसी दूसरे परिवार के साथ मिलकर पूरी होती है। बिल्कुल। मान लो मेरे परिवार में वो योग्यता नहीं है, आपके परिवार में वो योग्यता है, तो मैं आपके साथ मिलकर उस योग्यता को पालूंगा। मानव एक परिवार का बिल्डिंग ब्लॉक है, परिवार एक समाज का बिल्डिंग ब्लॉक है। यस। और समाज अस्तित्व का बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक नहीं लेकिन है, मतलब सह अस्तित्व में है। बढ़िया।
तो अब तक जो कुछ भी हम कह रहे थे उसमें कहीं भी मानव नहीं है। दर्शन के पहले तक धरती पे मानव की परिभाषा नहीं है। जिसकी परिभाषा ही हमारे पास नहीं है वो जिएगा भी कैसे? खा पी के निकल सकता है। तो कुछ लोग गरीबी में निकल रहे, कुछ लोग अमीरी में निकल रहे, लेकिन मानव के जीने की जगह हमारे पास, मानव की परिभाषा हमारे पास नहीं है तो परिवार कहाँ से आएगा? तो ना हमारे पास मानव का अध्ययन नहीं है, इसलिए मानव की परिभाषा नहीं है। मानव का अध्ययन नहीं है, इसलिए परिवार के स्वरूप हमारे पास, परिवार का जीना हमारे पास नहीं है। आश्चर्य लगता है कि नहीं लगता है? हैं? 2 लाख साल हो गए इस धरती पे जीते जीते, अभी तक हमारे पास परिवार का स्वरूप नहीं है, मानव का अध्ययन नहीं है। डेफिनेशन भी है। हाँ हाँ, बस वही राहत की सांस है कि इवॉल्व हो रहे हैं और ये एक प्रोसेस है। चलो ठीक है, उपलब्ध हो गया तो उसको जिएंगे। हाँ जी, लिख डालिए क्या समझ में आया। मानव को लेके चर्चा हमने किया। क्या अपने बारे पहले मानते थे, क्या सोच के जी रहे थे, क्या परिवार में हालत है, मानव की परिभाषा के रूप में क्या सामने आया और क्या संभावना आगे दिखाई देती है। है? ये जो मनाकार को साकार करना है, मन स्वस्थता का आशावादी है, ये सब कल्पनाशीलता में ही है। मन स्वस्थता को प्रमाणित करने वाला मामला कल्पनाशीलता के ऊपर है। दो मिनट थोड़ा लिख लेने दीजिए। हाँ जी, लिख लीजिए, एक बार फिर बात करते हैं। अरे यार, ये देखो, इसको भी मेरे साथ ही मस्ती करना है।
हाँ जी, बोलिए क्या लिख डाला? हाँ जी, बोलिए। कुछ नहीं। क्या समझ में आया? बोलने से डर रहे हैं हम लोग कि गलत शब्द चयन पर नहीं नहीं नहीं, आप आराम से बोल। जी जी, फिर खिंचाई जो होती है ना, उसमें फिर समझते हैं आसपास वाले। मानव रूप में आधे से 2/3 के नीचे नीचे का जीवन जी रहे हैं, ये समझ में आया अपने एनालिसिस से। थोड़ा सा आधे तक तो हैं अभी तक, ऐसा लगा। और परिवार के स्तर पर समझ को अप्लाई करना बाकी है, वो है। बढ़िया। और हेलो, नमस्ते जी। अभी तक जो मानव की समझ थी, तो मैं अपने आप को मानव समझ रहा था जस्ट बिकॉज मेरे पास 2 पैर है और मैं बाकी दूसरे एनिमल से अलग हूँ, तो वो मेरी समझ थी अभी तक मानव की। इस डिस्कशन के बाद और अभी तक की जो समझ आई, उसके बाद समझ में आया, पहली बात मैं मनुष्य होना ज़रूरी हूँ, दूसरी बात मेरा भाव जगत की समझ होनी ज़रूरी है, उसके साथ मैं दूसरे और मेरे जैसे मनुष्य के साथ रह सकता हूँ और उसमें मैं न्यायपूर्वक जी सकता हूँ। ये 5-6 कंडीशन इकट्ठा होती तभी मैं अपने आप को मानव गिन सकता हूँ। तो ये अभी समझ बनी। न्यायपूर्वक जी पाना ये मानव का क्वालिफिकेशन है। हाँ, यदि हमको न्यायपूर्वक जीना आता है तो हम मानव हैं, यदि न्यायपूर्वक जीना नहीं आता है तो मानव हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव नहीं हैं। हम मानव होना चाहते हैं लेकिन मानव होना अभी शेष है? हाँ, मानव होने की कसौटी, मानव होने का क्वालिफिकेशन उसकी न्यायपूर्वक जीने की क्षमता है। रोटी कपड़ा मकान कमाने की क्षमता उसमें निहित है, उसमें शामिल है। हाँ जी। अभी तक मैं क्या समझ रहा था कि मानव की परिभाषा क्या है। तो मानव परिवार अभी तक हम व्यापार के अर्थ में परिभाषित किया हुआ था, और मानव के रूप में पृथ्वी पे आए हैं, खाना पीना मौज करना है और चले जाना है, ऐसा समझ रहे थे। परिवार साधन है जिससे मिलेगा, निरंतर सुख तो ना सही, थोड़ा बहुत ही चलेगा। तो ऐसा अभी तक समझ रहे थे कि भाई ये खाया पिया मौज किया, जो होगा वो होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। आज देखा है मानव का ये श्रेष्ठ रूप कि क्यों हम यहाँ पे आए हैं। बढ़िया, प्रणाम। मानव होने के स्तर पर अपनी एवं अपने परिवार की आवश्यकता का निर्धारण हो जाए तो, और ये समझ में आ जाना कि हमारे जितने भी प्रयास हैं वो हम अभी तक भी जिंदा रहने के स्तर पर ही कर रहे हैं। यानी कि वो जो आपने बताया एनिमल कॉन्शियसनेस, तो रिजल्ट निकल के आ रहा है कि आप सारी की सारी कोशिशें तो उसके लिए हो रही, तो फिर कैसे क्या किया जाए। तो जैसे आपने कहा कि आदमी कहीं भी चला जाए, अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे दुनिया के किसी भी स्थान पे चला जाए, अगर वो इसी संदर्भ में कर रहा है, अपना जीवन लगा रहा है, तो उसका लक्ष्य क्लियर नहीं है, तो वो सब जिंदा रहने के परिप्रेक्ष्य तक ही समाप्त हो रहा है, जीने की तरफ अभी नहीं बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि फिर क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है सब कुछ। तो क्योंकि हम निरंतर सुख की चाह रख रहे हैं, तो जो हमारे मानव लक्ष्य है उसमें जो स्वयं की भूमिका है, अगर वो क्लियर हो जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें। बहुत बढ़िया। एक मेरा थोड़ा सा
समझ में नहीं आ रहा है, ये जो आपने न्याय का जो समझाया है, न्यायिक सामाजिक इकाई, तो ये थोड़ा सा मुझे वो न्याय शब्द से रिलेशन उधर वो उस तरह से जस्टिस और वो उस प्रावधान में दंड और उस प्रावधान में थोड़ा सा लग रहा है। उसको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि वो आप भी पूछ रहे हैं, है ना, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ जी, आपके क्वेश्चन को एक बार आर्टिकुलेट करो, माइक दीजिए। हाँ जी, सुनिए और फिर थोड़ा 2 कदम और चल लेते हैं। मेरा प्रश्न ये था कि गौतम के न्यायिक दर्शन को तर्कशास्त्र भी कहते हैं, तो वो न्यायिक दर्शन, तर्कशास्त्र और ये जो है इसमें क्या संबंध है? देखो वो तो मैंने पढ़ा नहीं। अच्छा। तो आपने पढ़ा होगा, तो मैंने जो ये पढ़ा है ये मैं बता देता हूँ, जो आपने पढ़ा है आप बता देना। जी। देखिए, अब ये क्लैरिटी करते हैं कि अभी तक, अब से पहले हम न्याय किसको बोल रहे थे और अभी न्याय किसको बोल रहे हैं। अब से पहले हम न्याय किसको बोलते थे? हमारे साथ किसी ने गलत किया है तो ए ने बी के साथ गलती किया है, ए ने बी के साथ कोई गलती किया है तो ए को क्या दंड दिया जाए कि बी का रोना गाना बंद हो जाए। बचपन में हमारी माँ एक काम करती थी, आपकी माँ ने भी किया होगा। हम जमीन पे गिर गए और रोने लगे तो माँ क्या करती थी? जमीन को थप्पड़ मार दिया। छाओ, मतलब तुमने गिर के एक चींटी मारी है, तुम दुखी मत हो। फिर बड़ा भाई था, वो कभी कभी मार देता था तो रो के फिर माँ के पास जाना पड़ता था। मारा, कहते इधर आ, ले तू भी एक मार ले। और मौका मिलने से उसका सदुपयोग करते थे। फिर वो बड़ा भाई बोलता था इतनी जोर थोड़ी मारा था मैंने। तो क्या हो गया? ये न्याय है कि प्रतिक्रिया है? ठीक। तो इसका मतलब है जिसको अभी तक हम न्याय, जिसको सुप्रीम कोर्ट न्याय बोलता है, वो न्याय है कि प्रतिक्रिया है? तो एक तो ये समझ में आया कि हम प्रतिक्रिया को न्याय बोल रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, वो न्याय है कि फैसला है? तो उसको न्यायालय कहा जाए कि फैसलालय कहा जाए? फैसलालय कहा जाए। तीसरी बात, जिसको हम न्याय के रूप में मानते हैं उसको हम ये बोलते हैं कि वस्तु का समान बंटवारा हो जाए। अभी तक हमारा न्याय भी वस्तु पे परिभाषित है ना। बच्चों को कोई सामान दे रहे हैं, उसमें किसी एक को ज़्यादा दे दिया, किसी एक को कम दे दिया। बच्चे भी कभी माँ से शिकायत करते हैं कि उससे प्यार ज़्यादा करती हो, मेरे को कम करती हो। ठीक। तो इसका मतलब है कि अभी तक हमारे लिए वस्तु का समान बंटवारा या प्रतिक्रिया, इसको हमने न्याय माना है। अब न्यायिक दर्शन में क्या बोला है मेरे को नहीं पता है, बताओ क्या बोला है? न्यायिक दर्शन में वो तर्क की विधि से समाज व्यवस्था को समझने की पद्धति बोलते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि तर्क से परिवार चलता नहीं है, तर्क से समाज चलता नहीं है। लेकिन तर्क से समझ बनती है। तर्क से समझ बढ़ती है जबकि समझ की रोशनी पहले से उपलब्ध हो तो। देखो, हम में से कितने लोग मानते हैं कि हम गलती से सीखते हैं? हम गलती से सीखते हैं कि नहीं? हाथ उठाओ। तो सब ज्ञानी है। अब थोड़ा हाल देखो अपना। हम में से अधिकांश लोग ये मानते हैं कि हम गलतियों से सीखते हैं। एक बच्चा अपने परिवार में पैदा हुआ, उसने ज़िंदगी भर माँ बाप को लड़ते हुए देखा, उसने चाचा ताऊ के बंटवारे को देखा। बड़ा होकर अब वो पति पत्नी के झगड़े से मुक्त होगा कि नहीं होगा? वो शादी नहीं करेगा। साला इसी का नाम शादी है तो शादी नहीं करना है। तो वो गलतियों से सीखा
कि उधर जाने से भी डरा हुआ है, वो दुबक के भाग गया। तो यदि गलतियों से सीखते होते तो एक पीढ़ी में जितनी गलतियां हो रही थी, अगली पीढ़ी में गलतियां उससे कम होती कि ज़्यादा होती? गलतियां बढ़ रही कि घट रही? गलतियों से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? जोर से बोलो। नहीं सीखते। गई भैंस। गलतियों से गलती करना ही सीखते हैं सर। तो फिर क्या बोल रहे थे? अभी सब गलतियों से सीख रहे हैं, हाथ खड़ा किए थे। क्या चीज के लिए हाथ खड़ा किए थे? इनका आशय था खुद की गलतियों से आगे गलती न करना सीखते हैं। खुद की गलतियों से यदि शर्म भी आ गई तो आगे ये वाली गलती नहीं करेंगे तो दूसरी करेंगे। और घर के सामने नहीं करेंगे तो छुप के करेंगे, यहां नहीं करेंगे तो पटाया जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, और जिंदगी भर थोड़ी सुसुपोटी करता रहेगा, कभी तो संभलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हम गलतियों से सीखते हैं कि सही से सीखते हैं? हम दो पैर से क्यों चल पाए? क्योंकि कोई दो पैर से चलता था। हम भाषा क्यों सीख पाए? क्योंकि कोई घर में बोलता था। हमने खाना बनाना कैसे सीखा? क्योंकि घर में बनता था। हमने मकान बनाना कैसे सीखा? क्योंकि बनते हैं। हमने गाड़ी बनानी कैसे सीखी? क्योंकि बनती है। एक पीढ़ी की गाड़ी, एक पीढ़ी में जो साधन है अगली पीढ़ी में और बेहतर है कि कम है? बेहतर है। संबंध पहले से और बेहतर है कि कम है? कम है। क्योंकि संबंध पूर्वक जीना हमको आता नहीं, इसलिए वो अगली पीढ़ी में जाएगा नहीं। इसका मतलब है अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है। मानव गलतियों से नहीं सीखता है, सही उपलब्ध होता है तो सही से मानव सीखता है। सर कभी कभी गलतियों से भी सीखता है मानव। एग्जाम्पल देके बताओ। जैसे छोटा बच्चा है, माँ कहती है तवा गरम है, इस पे उंगली नहीं लगाना। तो यही तो बात है, यही तो बात है। आदमी को पका पका के ना उसको बेचारे को इसका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ बच ना जाए। वो तवे पे हाथ लगाना एक सच्चाई को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन लेना है कि गलती करना है। तो उसको समझा दिया है पहले कि नहीं ये गरम है, इससे अरे जल नहीं जाएगा ये हाथ। गरम है, थोड़ी तरीका ही नहीं है। उसको हल्का सा हाथ लगा के बताना है कि देखो ये कैसा है। ये डरे हुए लोग गलती होने के पहले ही डराते रहते हैं। माइक मैं बोल क्या समझ में आ रहा है? कितने शिविर करने पड़ेंगे? कम से कम, कम से कम। जैसे दो भाई हैं, हाँ। बड़े भाई ने मकान बनाया अपने दोनों भाई के हिसाब से। उनने काश ऐसा मकान बना दिया कि ज्वाइंट, जब उनमें बंटवारा हुआ तो उनमें बहुत विवाद हुआ। एक एक फुट के लिए कमरा को तोड़े गया और दोबारा से उनको बनाया गया। जब बड़े भाई ने फिर दोबारा अपने बच्चों के लिए मकान के लिए प्लान किया तो उसने इस हिसाब से बनाया कि उन्हें वो गलती वहाँ कर गए थे, अब ये गलती यहाँ नहीं करेंगे, कि जिससे आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनमें विवाद। तो गलतियों से कुछ सीखे कि गलतियों के डर से साथ रहने ही खत्म कर दें, ये सीखे? नहीं तो वहां पे जो गलती हुई तो थी, क्या क्या समझ में आया? तो गलतियों से यही सीखे कि साथ में नहीं रहा जा सकता, इसमें सीखे कि भागे? सीखे कुछ नहीं। सीखा होता तो जीना सीखा होता। फिर इतना ही किया कि जैसे पंजाबी कम्युनिटी में लड़के की शादी होते ही अलग कर देते हैं, क्योंकि घटी घटनाओं से उन्होंने ये पहचान लिया कि साथ में रहना संभव ही नहीं है। तो ये सीखना हुआ कि हाथ खड़े करना हुआ? वो दूसरी अपन देखें जैसे खेती बाड़ी किसान करते हैं जो लोग, तो अगर इसने इस साल खेती की और थोड़ी सी उसमें गलती, वो एहसास होगा कि हमारी ये गलती की वजह से ये नुकसान होगा, तो अगली बार उसमें वो सुधार करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिंदा रहने के धरातल पर जो कुछ छोटे मोटे करेक्शन हमारे ध्यान में आए, लेकिन खेती पहले से कोई कर ही रहा है और ये खेती हजारों साल में होके यहाँ तक पहुँचे हैं।
पहुँचे हैं। तो हजारों साल में खेती करके तो हमसे अच्छी कोई कर ही रहा होता है, हम में अच्छा करने की चाहना होती है, दोनों को मिला के कुछ प्रयोग हम बीच में कर डालते हैं। हाँ, तो वो वहाँ और जो कुछ हम प्रयोग कर रहे हैं 6 लेयर फार्मिंग, 7 लेयर फार्मिंग, ये नेचर में हो ही रहा है, केवल उठा के कॉपी किया है। तो नेचर में से ही कुछ उठा लिया है, जो सही है उसको देख के ही सीखे हैं। लेकिन उसमें भी भैया गलती खूब हो रही है। जैसे इस बार सोचते हैं कि टमाटर का भाव गड़बड़ हो गया है, अगली बार ये टमाटर करते ही नहीं बिल्कुल ही, तो टमाटर ही खत्म मार्केट में, या इतना कर देते हैं फेंकना पड़ता है, कोई खरीदता ही नहीं। बढ़िया। तो काम की बात क्या निकली कि हम सही से सीखते हैं, गलतियों से नहीं सीखते हैं। खेती करना गलती करके नहीं सीखे हैं, फिर वो सीखना अलग है। पहली बार जब आदमी ने खेती करना सीखा होगा तो कितने साल लगे होंगे? देखो एक एग्जाम्पल देता हूं। अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूं, सुनने में भी ठीक लगता है। 10,000 साल पहले से बक्सा भी हमारे पास है, पहिया भी हमारे पास है। मात्र 25 साल पहले जोड़ा है। 10,000 साल से सर पे उठा रहे थे। इतनी कॉमन सेंस को पकड़ने में 10,000 साल लग गए, 5,000 साल लग गए कि यार ये चक्के को बक्से में जोड़ा जा सकता है। हमारी याद में बक्सा उठाए उठाए कुली कुली होते थे स्टेशन पे, और रेट करते करते कुलियों में ही आपस में झगड़ा हो जाता था या कुली से झगड़ा होता था। अभी किसी स्टेशन पे कोई कुली दिखाई नहीं देता है। मात्र किसी को आइडिया आ गया यार ये चक्का लगा सकते हैं, तो चक्का पहले से भी था। पहिए का आविष्कार हुए कितने हजार साल हो गए? हजारों साल। मेटल युग कब से आया? हजारों साल। इसका मतलब बक्सा तब से बनता होगा लोहे का, लेकिन चक्का लगाने की अकल हमको नहीं आई। हाँ, चांद पे जाके आ गए तब बक्से में चक्का लगाया है। तो ऐसा है। तो जब पहली बार कोई चीज आती है तो इतना टाइम लगता है। तो या तो हम उस तरीके से कहें कि हमने कोई शोध किया है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम चलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, घर बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, कैमरा बनाते हैं। ये हम सही से सीख रहे कि गलती करके सीखते हैं? कोई पहले से बना रहा होता है उससे सीख लेते हैं। ये गलती का दबाव इतना ज़्यादा हमारे ऊपर हो गया है। इसका मतलब है कि एक बच्चा जब बिस्तर पे लेटा होता है और पहली बार घुटने से चलता है, वो गलती कर करके सीखता है, या वो सही चलने के क्रम में कोई प्रयास करता है? वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया है कि गलती है? प्रक्रिया है। ऑब्जर्वेशन है, प्रक्रिया है, प्रयास है, पूर्णता के लिए है। उसको प्रयास कहें, प्रक्रिया कहें कि गलती कहें। एक बच्चा भाषा सीखता है, वो टूटे फूटे शब्द बोलता है। वो जब टूटे फूटे शब्द बोलता है तो उसको गलती कहें कि बोलने की प्रक्रिया कहें? प्रयास कहें। उसको गलती कैसे बोल सकते हैं? तो मानव गलती नहीं करता है। मानव सही करने का प्रयास करता है। सही करने के प्रयास में जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया धीरे धीरे अपने आप में सफल होती है। इसमें गलती कहीं भी नहीं है। एक इसको कैसे आप परिभाषित करेंगे? पहले अपने भारत में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही थी। अब सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर यूरिया, डीएपी और ये ले लेके ज़मीनें ख़राब कर ली। वापस लोग जो है अब वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ रहे हैं। गलती करके ज़मीनें ख़राब करी, वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। ठीक है, तो किसी व्यक्ति ने किसी समय में अपने को कुल मिला के क्या हुआ, मानव की समझ नहीं है, नेचर की समझ नहीं है, उसके चलते हम कुछ नई चीज़ ले आए। लालचवश हमने भी स्वीकार कर लिया, ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब जब घर उजड़ गया, कैंसर ट्रेन चालू हो गई, तो अब दोबारा ऑर्गेनिक का प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद भी तमाम केमिकल फार्मिंग हो ही रही है।
वही किसान अपने लिए खाने के लिए अलग उगाता है, दूसरे के लिए जहर उगाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। अपनी आवश्यकता पहचान में नहीं आएगी, जिंदगी का लक्ष्य पहचान में नहीं आएगा, तो दूसरे को जहर दे के भी पैसा आता हो तो अपने क्या दिक्कत है? बढ़िया। तो अभी न्याय के रूप में क्या समझ में आया? अभी न्याय किसको बोल रहे हैं? अभी न्याय किसको बोल रहे हैं? अभी मतलब समझदारी के। तो अभी तक क्या हुआ? अभी तक प्रतिक्रिया को न्याय बोल रहे हैं, वस्तु के समान बंटवारे को न्याय बोल रहे हैं, अन्याय के खिलाफ बोलने को न्याय बोल रहे हैं। अन्याय का विरोध, अन्याय के विरोध को न्याय बोल रहे हैं। इसमें कहीं भी न्याय नहीं है, सारा खाली। सर भाई साहब एक्चुअली भटक गया है। आधुनिक न्याय में न्याय जो लॉ की परिभाषा है, लॉ क्या है कि जो नॉर्मल प्रूडेंस से, सामान्य विवेक से समाज के लिए जो अच्छा है वही लॉ है। तो लेकिन वो भटक गया है यहाँ प्रतिक्रिया में। अब समाज समझ में आएगा तो मतलब परिवार आएगा, तो मतलब मानव आएगा। जब मानव समझ में नहीं आएगा तो समाज के लिए अच्छा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट नियम लागू करेगा कि संपत्ति में बहनों का बराबर का बंटवारा होगा। उससे भाई बहन के बीच में प्यार बढ़ा है कि घटा है? खत्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट परिवार और समाज के बारे कुछ कह पाए, ऐसी अकल अभी तो नहीं दिखाई देती है। तो मानव नियम से नियंत्रित है कि न्याय से नियंत्रित है? मानव न्याय से नियंत्रित है, उसको नियम से नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। देखो पहले का हमने वो टाइम देखा है, आप लोगों में से भी, हमारी उम्र के तो सभी लोगों ने देखा ही था। निश्चिंत होकर ट्रेन में बिना खाने के चले जाओ, कोई ना कोई खिला ही देगा। अकेला आदमी हो, अब तो आप 4-10 लेके चले जाओ तो मैं नहीं बोलता, लेकिन अकेला आदमी चला जाए तो बाजू वाला उसको खिला के ही खाएगा या 10 बार बोलेगा ही और कुछ ना कुछ हो जाएगा। आज कर लो, आज कोई खिला दे और कोई खा ले। अब ना खिलाने वाला है ना कोई खाने वाला है। अब रेलवे से कहा जाए कि भैया उस परंपरा को वापस लेके आओ, है किसी की दम? है ना? तो इसका मतलब है 10 लोगों ने गलती किया, उसके लिए हमने हजारों साल की परंपरा को, एक प्यार भरी परंपरा को खत्म कर दिया। दिल्ली में कभी सीट के नीचे 4 ब्लास्ट हुए, हर सीट पे लिख दिया गया नीचे देख के बैठो, सीट के नीचे बम हो सकता है, तो बैठा बैठा आदमी भी खड़ा हो जाता है। भय। तो 4 लोगों ने 4 जगह बम फूटा था, लेकिन पूरी दिल्ली भयभीत है, किसी की भी सीट के नीचे बम हो सकता है। तो इसका मतलब है ये तरीके मानव के साथ नहीं चलेंगे, है ना? तो जितना भी हमने मानव के साथ काम करने की कोशिश की है, उसमें मानव के बीच में दूरियां आई हैं। मानव को इस तरह से हैंडल नहीं किया जा सकता। तो क्या क्या निकल के आया? अब न्याय किसको बोल रहे हैं? अब न्याय किसको बोल रहे? एक मानव का स्वयं में समाधानित होना, एक मानव का स्वयं में समाधानित होना, ऐसे समाधान को दूसरे तक पहुंचाना, दोनों का तृप्त होना और उभय तृप्ति का नाम न्याय है। न्याय एक दिन हो कि हर दिन हो, हर दिन हो कि हर क्षण हो, हर क्षण हो, इससे कम में न्याय नहीं है। तो न्याय करने, व्यवहार करने वाले की योग्यता, सामने वाले की, दोनों की योग्यता होगी, दोनों ज्ञान संपन्न होंगे, इससे कम में न्याय को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति ज्ञान संपन्न है, दूसरा नहीं है, तो भी न्याय नहीं हो सकता। बोलो भैया अभी तक जैसे मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, तो अभी तक न्याय का जैसे अभी परिभाषा दी, तो अभी तक न्याय की अलग अलग, जैसे जॉन लॉक ने अलग परिभाषा दी, कार्ल मार्क्स ने अलग परिभाषा दी, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव अलग हो गया। तो पहले जो भी न्याय पढ़ा उसके अंदर सबने अपनी अपनी अलग परिभाषाएं दी, उनके अनुसार जी, मगर वो यूनिवर्सली सबके लिए एप्लीकेबल नहीं लगी। और अभी हम न्याय की परिभाषा देखते हैं कि संबंधों में उभय तृप्ति और उससे सुख, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। वही तो ये मेरे को ऐसा लगा इसका मतलब है पहले न्याय समझ में नहीं आया क्योंकि मानव समझ में नहीं आया।
बार बार यही सिद्ध होता है कि मानव का अध्ययन नहीं हो सका, मानव की समझ नहीं बन सकी, इसलिए मानव के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। भाई सारा पूंजीवाद का मतलब क्या है? पूंजी व्यक्तिगत है। समाजवाद का मतलब क्या है? पूंजी समाज की है। कम्युनिज्म का मतलब क्या है? पूंजी सरकार की है। इन तीनों में मानव कहाँ है? मानव की आवश्यकता की समझ कहाँ है? इसलिए तीनों फ्लॉप शो है। न्याय की सबसे सिंपल परिभाषा जो मैंने देखी है वो ये है कि लॉ इज नथिंग, इट इज ए सिंपल कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस इज ए थिंग विच इज नॉट वेरी कॉमन। विच इज कंप्लीटली एब्सेंट। मैंने भी LLB कर रखा। कॉमन सेंस तब पकड़ में आएगी जब कॉमननेस पकड़ में आएगी। जब तक मानव में यूनिवर्सलिटी पकड़ में नहीं आएगी तब तक कोई कॉमन सेंस नहीं है। भैया मैंने भी आज का मेरा एक पेपर था, सेकंड ईयर का लास्ट पेपर, मैंने कैंसिल कर दिया और मैंने उसको पढ़ के अपराध का अपराध ये वहाँ अपराधी करने के बाद फिर अपराध, फिर दंड, फिर अपराध, फिर दंड, खींचतान है, कुछ नहीं। गई भैंस निकालनी है कि नहीं? बोलो। छठा दिन समाप्त, पांचवां दिन समाप्त, 5 दिन पूरा हुआ। कैसा लग रहा है? कुछ आशा की किरण है? देखो आदमी की ताकत बहुत है और कम से कम इस देश में, इस देश की जो खूबसूरती है, आप 100 रुपया रोज में भी सरवाइव कर सकते हो। ठेले पे खाना खाओ और 10,000 रुपये में भी खाना खा सकते हो, 50,000 में भी खा सकते हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बढ़िया मिट्टी, इतनी बढ़िया बारिश, इतनी बढ़िया जलवायु, इतना बढ़िया आदमी, इतनी श्रेष्ठ परंपरा पीछे की, और हम रोना गाना करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जम के अपने परिवारों में समझने का काम किया जाए। अपने परिवार में खुशहाली आएगी, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अपनी उपयोगिता का विस्तार दिखाई देगा, तो भाई साहब ज़िंदगी बुलंद हो जाएगी। और एक व्यक्ति कितना उपयोगी हो सकता है, हर व्यक्ति कितना उपयोगी हो सकता है, हर परिवार कितना खुशहाल हो सकता है, ये 0 बजट प्रोग्राम है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। समझदारी में पैसा लगता है कि समझदारी में पैसा बचता है? कार पुरानी हो गई और भी कुछ घर में पुराना हो गया है। क्या इधर बहुत हंसते हो? तो संबंध ही नया है, जीवन नित्य नूतन है, हमेशा नया है, फिर कुछ भी पुराना नहीं होता है। शरीर पुराना होता है, जीवन पुराना नहीं होता है। एक बार जीवन पहचान में आता है तो वो नित्य नूतन होता है, हमेशा ही नया होता है। तो बढ़िया, रात को खूब बढ़िया, सुबह शाम को 6:30 से लेके और सुबह 8:30 के समय का अब 2 दिन हमारे पास और बचा है। जम के सदुपयोग करें, अकेले में बैठें, अभी तक की ज़िंदगी को समराइज़ करें, 5 दिन में क्या सामने आया है, बार बार पन्ने पलटें, कॉपी के पन्ने पलटें, चित्त के पन्ने पलटें, कंपेयर करें, कंक्लूज़न लिखें। इन 7 दिनों के दौरान जो हो जाएगा वो आगे के लिए फाउंडेशन बनेगा, नहीं तो पता नहीं यहाँ से जाने के बाद आपका क्या होगा। ठीक? तो यहाँ से निकलने के पहले एक ठोस ज़मीन आगे के लिए तैयार कर लें। जो भाव यहाँ बना है, ये भाव की निरंतरता कैसे होगी, ये कैसे बना रहेगा, उसके लिए मेरी परिस्थितियों में मेरे लिए मैकेनिज़्म क्या होगा, ये सोचना आपकी ही जिम्मेदारी है। शिविर की महिमा इतनी ही है कि जो अभी जिम्मेदार होंगे वो ही चल पाएंगे, जो दूसरे का सहारा तलाश करेंगे वो अभी नहीं चल पाएंगे। जिम्मेदारी आपकी है, जिंदगी आपकी है। धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे कल सुबह 8:30।